इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें। शुष्क मरुस्थल, उसके बाद में अपन ने मरुस्थल के जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट किए थे। कौन कौन से 4 पार्ट ऊपर देखा था? क्या कह रहे हो? ऊपर देखा था, सबसे ऊपर घग्गर बेसिन था, फिर उसके बाद में शेखावटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में देखा था लूणी बेसिन। ये देखिए, ठीक है। हाँ, तो ये अपना राजस्थान है। तो इसमें अपन ने देखा था ये वाला पार्ट पूरा पश्चिम वाला, ये पार्ट कौन सा है? थार का मरुस्थल है ना। और फिर ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में तो है अपना कौन सा? थार का मरुस्थल है। और इसके पूर्व में बाकी तीनों जो पार्ट हो जाएगा। पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। फिर अपन ने देखा कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये आपका हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, और ये बीच वाला हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। ऊपर अपन ने देखा था घग्गर बेसिन, अर्ध शुष्क में देखा था। फिर उसमें देखा था शेखावाटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि, और नीचे हो गया था लूणी बेसिन। इस लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है ना। अब आज पढ़ेंगे अपन अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला ये रही, ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये अपनी है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली में जो विस्तार देखे तो अरावली का विस्तार है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 9%। 9% भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और इस 9% जो क्षेत्र है, इसके अंदर राज्य की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो ये अपना भारत है। वैसे अरावली की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति मानी जाती है लक्षद्वीप। हाँ, इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें कहाँ तक है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किधर है? ये वाला, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप से इसका आरंभ माना जा रहा है। फिर ये जो धरातल में आ रही है, बाहर जो निकल रही है, वो बाहर कहां से निकल रही है? गुजरात के पालनपुर। गुजरात के पालनपुर गांव से ये बाहर निकल रही है, और फिर गुजरात से ये राजस्थान, और राजस्थान से फिर कहां जाती है? हरियाणा। राजस्थान से किधर जा रही है? हरियाणा। हरियाणा से फिर ये दिल्ली, ये छोटा अक्सा है ना, ये दिल्ली के रायसीन की पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। दिल्ली के रायसीन की पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। तो धरातल में ये कहां से निकल रही है? तो धरातल में यानी ऊपर से पालनपुर, कहां से निकल रही है? पालनपुर। कहां पड़ता है पालनपुर? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से धरातल में बाहर निकल रही है। बाकी इसकी जड़ें देखी जाए तो इसकी जड़ें कहाँ? लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप तक इसकी जड़ें हैं। इस लक्षद्वीप को यानी अरब सागर को, इस अरब सागर के अंदर एक लक्षद्वीप है। अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप।
इस अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इस अरावली की कुल लंबाई की बात करें पालनपुर से लेकर के रायसीन की पहाड़ी तक, तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इस 692 किलोमीटर में से राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। यानी यूं देखें तो पूरी अरावली का 80% विस्तार, पूरी अरावली का 80% विस्तार अपने राजस्थान में। पूरी अरावली का कितना परसेंट भाग अपने राजस्थान में है? तो बात करेंगे पूरी अरावली का 80% विस्तार राजस्थान के अंदर है। ठीक है, चलो हाँ अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अरावली का अर्थ होता पंक्तियों की माला। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है पंक्तियों की माला। पंक्तियों की माला अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसकी लंबाई तो अपन ने देख ही ली। कुल कितनी लंबाई इसकी? 692। राजस्थान में कितनी लंबी है? हाँ, और इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें ना, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति हुई 65 करोड़ वर्ष पहले। कितने साल पहले? 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। अरावली का निर्माण हुआ था। उस 65 करोड़ वर्ष को प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। जो कैम्ब्रियन युग चला था उससे भी पहले के युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में। प्रश्न आ जाए अरावली का निर्माण कौन से युग में माना जाता है, तो आप क्या बताओगे? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ, 65 करोड़ वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ। इसका जो निर्माण है वो वलित पर्वतमाला की श्रेणी में माना जाता है। इस कौन सी श्रेणी में माना जाता है? वलित पर्वतमाला की श्रेणी में अरावली मानी जाती है। और इसकी जो तुलना है ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। प्रश्न आ जाए अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व के कौन से पर्वतमाला से की जाती है, तो क्या बताओगे? इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और वर्तमान में जो है अरावली, वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण देखते हैं। वर्तमान में क्या है ये? अवशिष्ट पर्वतमाला, यानी काफी पुरानी है। मेन जो अरावली थी वो तो रही नहीं, धीरे धीरे टूटती हुई केवल नाम मात्र की अरावली बची हुई है। अभी जो अरावली है वो केवल अवशिष्ट मात्र है, नाम मात्र की अरावली है। ठीक है ना। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में मानी जाती है। जब विश्व में अलग अलग जगह पर पर्वत बन रहे थे उस समय अपने इस अरावली का निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये विश्व की प्राचीनतम, हाँ, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है ना। और वलित पर्वतमाला का इसका उदाहरण है। तुलना किससे, कौन से पर्वतमाला से की जाती है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, चलो
भारत में विस्तार लिख के अपन इसमें, भारत में विस्तार, भारत में विस्तार कौन कौन से राज्य में आरंभ कहां से हो रही है? गुजरात, गुजरात के बाद में, गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली, गुजरात में कहां से आरंभ हो रही है? तो क्या बताओगे? गुजरात में ये पालनपुर, पालनपुर से आरंभ हो रही है। राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश होती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है? राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है? सिरोही जिले, और वापस निकलती है झुंझुनू से। वापस कौन से जिले से निकलती है ये? झुंझुनू। लास्ट में कौन सा है? झुंझुनू। फिर हरियाणा और दिल्ली के रायसीन की पहाड़ियां, रायसीन की पहाड़ियों तक इसका अरावली का विस्तार है। फिर इसके आगे आगे क्या हो जाती है? हिमालय पर्वतमाला का जो पहाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब अपन राजस्थान की बात करें। राजस्थान प्रवेश कहां से होता है? अभी बात क्या था? सिरोही जिले से प्रवेश करते। वापस निकासी कौन से जिले से? निकासी सर झुंझुनू जिले से इसकी निकासी है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, यानी पूरे अरावली का 80% विस्तार अपने राजस्थान में। राजस्थान में ये कर्णवत रूप में, कर्णवत है ना, विकर्ण के रूप में। राजस्थान में इसका आकृति कैसी है? कर्णवृत्त है। इसकी आकृति कैसी है? कर्णवृत्त है। और इसका क्षेत्रफल अपन ने पहले लिख ही लिया था। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%, और कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 10% इसमें जनसंख्या निवास करती है। इसकी जलवायु की बात करें, अरावली पर्वतमाला में जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उप आर्द्र जलवायु। चलो ये ध्यान हर भौतिक प्रदेश में ध्यान रखना। ये अपना राजस्थान है, ये अरावली, और इधर एक शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल है, और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। फिर अरावली, ये आपकी अरावली। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क। और ये कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। ये कौन सा है? मैदानी भाग। और ये कौन सा है? पठारी भाग। तो इसमें आप ध्यान रखोगे जो शुष्क मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु भी कैसी है? शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क वाले में जलवायु कौन सी हो जाएगी? अर्ध शुष्क जलवायु। अरावली में हो जाएगी उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु। मैदानी पार्ट में बताओगे आर्द्र जलवायु। मैदानी पार्ट में बताओगे आर्द्र जलवायु, और पठारी भाग में बताओगे अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, आगे के जो भौतिक प्रदेश है उनमें वापस मैं पूछूंगा जलवायु, तो आप ये चीजें बताओगे। ठीक है, मैदानी भाग में कौन सी जलवायु है? मैदानी भाग में आर्द्र, पठारी भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती। चलो आगे मिट्टी की बात करें। अरावली क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पथरीली कंकरीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली या कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। और फसलों की बात करें, मुख्यतः अरावली के ढालों में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो आप बताओगे मक्का। कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखोगे, अरावली राजस्थान में महान जल विभाजन का कार्य करती है। महान जल विभाजन का
कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे जल विभाजक का कार्य करती है? ये जो अरावली है, ये राजस्थान है और इसके बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व की जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल किधर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। किधर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं वो अपना जल किधर ले जाती है? तो बताओगे अरब सागर में। किधर ले जाती है? अरब सागर में। तो कौन सा भौतिक प्रदेश विभाजन का काम करता है, जल विभाजन का काम करता है? तो आप क्या बताओगे? अरावली पर्वतमाला। ये एक विभाजन का काम करती है, जल विभाजन का काम करती है। ठीक है, चलो एक चीज और ध्यान रखोगे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किधर है? कौन से जिले में है? तो बताएंगे अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। और अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो सबसे कम विस्तार की बात करें तो सबसे कम विस्तार हो जाएगा अजमेर जिले में। सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें, ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है और ऊंचाई भी सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई दक्षिणी भाग में। ये इस टाइप से निकल रही है, ऐसे है। तो सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिणी भाग में। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे उत्तर में हो जाएगा उत्तरी अरावली। ऊपर कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अरावली। मध्य में हो जाएगी मध्य अरावली और दक्षिण में हो जाएगी दक्षिणी अरावली। दक्षिण में हो जाएगी दक्षिणी अरावली। ठीक है, अब एक एक की अपन डिटेल पढ़ते हैं। पहले कौन सी देखेंगे? दक्षिणी अरावली को देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं अपन दक्षिणी अरावली। हाँ, दक्षिणी अरावली, मेन अरावली यही है। ठीक है, मुख्य रूप से अरावली दक्षिणी अरावली है। इसका विस्तार देखे अपन, दक्षिणी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो जिले लिखेंगे अपन सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। मुख्यतः इन जिलों में फैली हुई है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद जिलों में फैली हुई। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे, इसका सर्वाधिक विस्तार अरावली की लिख देते हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व सर्वाधिक चौड़ाई कौन से भाग में है? तो आप क्या बताओगे? दक्षिणी भाग में है। अरावली की सबसे चौड़ाई भी इसी भाग में है और सबसे ऊंचाई भी दक्षिणी भाग में है। फिर इस दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करें, दक्षिणी अरावली और पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सबको ही पता है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या बताओगे? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। हाँ, कौन से जिले में है? ये सिरोही जिले में।
कौन से जिले में? सिरोही जिले में। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर है। और एक मंदिर है यहाँ, दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है, 5 मीटर ऊंचाई उस मंदिर की है। उस मंदिर की ऊंचाई को जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 1727 मीटर हो जाती है। बिल्कुल 22 ही आएगा। हाँ, सबको पता है यह चीज। 1722 आ जाए तो 1722 कर देना है, और 1722 ऑप्शन में नहीं है तो 1727 कर देना, 22 करना सर। हाँ जी। और इसकी फीट में 5650 फीट है गुरु शिखर की ऊंचाई। ये तो मीटर में थी, फीट में बात करें 5650 फीट। एक बार पूछ लिया था ये अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन में फीट में दे रखे थे, इकाई जो है फीट में है, तो ध्यान रखना। मीटर में इकाई दे रखी तब तो 1722 मीटर है, और फीट में आए तो 5650 फीट है। भूल जाओ आप कि 5650 याद नहीं रहे तो 1722 याद रह जाएगा। 1722 को 3.3 से गुणा कर लेना। एक मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.3 होते हैं। यदि आप एक चीज याद है तो आप दूसरी आप निकाल सकते हैं। 1722 को क्या कर देना? 3.3 से गुणा कर देना। ओके, हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी लिखी पढ़ लें? 1722 मीटर है। यह गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, और पूरी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी। पूरी अरावली की भी आ जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भी आपको क्या बताना है? गुरु शिखर। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भी आप क्या बताओगे? गुरु शिखर ही बताओगे। ये जो गुरु शिखर है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है ना, पश्चिमी घाट का, दक्षिण में पश्चिमी घाट का नीलगिरी पर्वत। इन दोनों के बीच सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, इन दोनों के बीच सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? अपनी गुरु शिखर। गुरु शिखर समझ में आ गया भाई। उत्तर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये हिमालय हो गया, और दक्षिण में कौन सा हो गया? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट पर है। इन दोनों के बीच देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपना गुरु शिखर। इनके बीच में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर। जब कर्नल जेम्स टोड साहब गुरु शिखर चोटी पर चढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि कई सारे संत लोग वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो उन संतों को देख करके इन्होंने कहा कि ये तो संतों का शिखर है। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं। और इसी को गुरु माता भी कहा जाता है। इसी को भी क्या कहते हैं? गुरु माता। राजस्थान का गुरु माता किसे कहते हैं? तो आप बताओगे गुरु शिखर को। हाँ, हिंदू ओलंपस भी कहते हैं, हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस किसे कहते हैं? गुरु शिखर। चलिए, तो अपन ने एक चोटी देखी है। दक्षिणी अरावली की बात करें, दक्षिणी अरावली का विस्तार जो है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद जिले में है।
और इस दक्षिणी भाग में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई और सर्वाधिक ऊंचाई है। फिर देखा कि इसकी दक्षिणी अरावली की और पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कितनी है ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर है। फीट में पूछे तो 5650 फीट है। और ये माउंट एवरेस्ट से लेकर के नीलगिरी पर्वत के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। और कर्नल जेम्स टोरनी से संतों का शिखर का, और इसे ही गुरु माता कहते हैं, और इसे ही हिंदू ओलंपस कहते हैं। ये बस हिंदू का तीर्थ स्थल होने के कारण कहते हैं, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, इसलिए इसको हिंदू ओलंपस कहते हैं। ओके, हाँ, दूसरी चोटी की बात करें, दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? शेर। शेर चोटी कौन से जिले में है? ये भी सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। इसकी कितनी है ऊंचाई? 1597 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई भी आपको ध्यान में रखनी है, शेर की भी। ओके, कभी कभी क्या कि पहली चोटी ना पूछ करके दूसरी पूछ लेते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह ऑप्शन में गुरु शिखर भी दे रखा होता है, लेकिन अपन तो बस गुरु शिखर देखते हैं, सर्वोच्च ऊंची चोटी देखते तुरंत गुरु शिखर पर टिक लगा देते हैं। ये नहीं देखते कि उसके आगे दूसरी भी लिखा हुआ है। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तीसरे नंबर की है देलवाड़ा। देलवाड़ा ये भी कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। चौथे नंबर पे है जरगा। जरगा चोटी कहाँ है? उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाँ, 1431 मीटर। वीडियो में आया था, सही थी ये, वीडियो में आया था कि जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। हाँ, उसके बाद अचलगढ़। अचलगढ़ देखो, जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस का जो पेपर होता है, उनकी तो 5-7 चोटियों की लंबाई भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और 12th लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, 2-3 चोटियों की ऊंचाई ध्यान रखनी है, बाकी का इनका बस क्रम ध्यान रखना है। आपके जो पूछा जाएगा 4-5 चोटियों में इससे पूछते हैं 12वीं तक के लेवल वाले। ग्रेजुएशन लेवल वाले होते हैं, उनकी सभी चोटियों को ध्यान में रखनी है, और शुरू की जो 5-7 चोटियां हैं उसकी लंबाई भी ध्यान में रखनी है। हाँ, तो कौन सी चोटी की बात कर रहे हैं? अचलगढ़। कहाँ है अचलगढ़? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। 1380 मीटर। छठे नंबर पे है आबू। हाँ, ये भी सिरोही में है और 1295 मीटर है। फिर इसके बाद है कुंभलगढ़। इसके बाद कौन सी है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद में। इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ठीक है, 1224। फिर इसके बाद में है तोनिया डूंगर। दानिया डूंगर। अब बाकी के केवल कहाँ है ये ध्यान रख लो। सिरोही। कहाँ है? सिरोही। फिर है ऋषिकेश। कौन सी है? ऋषिकेश। कहाँ पड़ती ऋषिकेश? ये भी सिरोही में पड़ती। ऋषिकेश भी कहाँ है? सिरोही में। फिर आगे एक चोटी की बात करें, कमलनाथ। कौन सी? कमलनाथ। कमलनाथ ये भी कहाँ है? कमलनाथ चोटी भी उदयपुर में। फिर इसके बाद है सज्जनगढ़। अगली चोटी कौन सी है? 11वें नंबर पे बात करते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर। 12वीं चोटी है सायरा। अगली चोटी कौन सी है? सायरा।
ये सायरा कहाँ पड़ती है? चलो 1 मिनट, याद आ जाएगा, अभी बता दूंगा मैं। हाँ, सायरा चोटी कहाँ पड़ती देख लेंगे। नेक्स्ट है लीलागढ़। लीलागढ़। और उसके बाद में डोरा पर्वत। अगली चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। ये डोरा पर्वत पड़ती है जालोर में। कहाँ पड़ती है? जालोर। जालोर में एक पहाड़ियां जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ध्यान रखना, जसवंतपुरा। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालोर में। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत है। और इसके अलावा आप ध्यान रखना, इसराना बाकर, इसराना बाखर और रोजा बाखर, इसराना बाकर और रोजा बाकर, और एक जारोल बाकर। कौन सी है? जारोल बाकर। ये सभी कहाँ है? जालोर में। सभी चोटियां कहाँ है? ये जालोर में है। और एक चोटी ध्यान रखेंगे, कोटड़ा। कौन सी? कोटड़ा। कोटड़ा चोटी कहाँ है? उदयपुर में। कोटड़ा चोटी कहाँ है? उदयपुर। इसरदा परियोजना, वो इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में। हाँ, इसकी पहाड़ियां है, पहाड़ियां है। छोटे छोटे एक साथ में लिख लिए अपन ने, ठीक है। हाँ, तो शुरू की तो आपको याद रखनी सभी को। जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बाद की चोटियां भी ध्यान में रखनी है। बाकी 12वीं तक में तो जो शुरू की चोटियां वो ध्यान रख लो, खूब है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। फिर उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कौन से जिले में है? देलवाड़ा। तीसरी देलवाड़ा, ये भी कहाँ है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1442। फिर उसके बाद में जरगा। जरगा चोटी कौन से जिले में? कितनी है ऊंचाई? 1431 मीटर। उसके बाद में कहाँ है? अचलगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380। फिर उसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है? फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ कहाँ है? अरे कहाँ है? ये राजसमंद में। फिर उसके बाद में दानिया डूंगर कहाँ है? ऋषिकेश कहाँ है? कमलनाथ कहाँ है? सज्जनगढ़ कहाँ है? सायरा, ये आपको बतानी है। लीलागढ़, इसको अजमेर कर देना। हाँ, अरे तो आगे जो चोटियां चल रही है तो उसके अजमेर के पास, जैसे राजसमंद के टच में है जो। हाँ, मक्कड़ मगरा। हाँ, छोटे छोटे नाम है, ये ध्यान रख लेना। और डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों, ये भी ध्यान रखना। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? जालोर। 3rd ग्रेड 2013 में आया था। सुंदा माता का पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर ही है, जहाँ पहला रोपवे लगाया गया 2006 में। हाँ, इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोल बाकर, ये कहाँ है? जालोर। वैसे बाकर जो पहाड़ियां है सिरोही में है। अरावली की तीव्र ढाल की जो उबड़ खाबड़ की पहाड़ियां, उसको बाकर कहते हैं, और विस्तार उसका सिरोही में। और इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोल बाकर आ जाए तो क्या बताओगे? जालोर में। उसके बाद कौन सी देखी अपन ने? कोटड़ा। कौन से जिले में है? तो बताएंगे उदयपुर जिले में। आगे वाली अरावली देखें। दूसरे नंबर की कौन सी है? मध्य अरावली। अगली अरावली आ रही है मध्य अरावली। इसका विस्तार की बात करें, सर इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो विस्तार बताओगे अजमेर और थोड़ा सा राजसमंद भी आता है। राजसमंद, अजमेर और राजसमंद जिले में
मध्य अरावली का विस्तार है। ठीक है, और ध्यान रखना अजमेर जिले में अरावली का सबसे कम विस्तार है। राजस्थान में सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो क्या बताओगे? मध्य अरावली में अजमेर जिले में अरावली का सबसे कम विस्तार है। अरावली का सबसे कम विस्तार है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में आएगा, आगे पढ़ेंगे उत्तरी अरावली आएगा उसमें। यस, और ध्यान रखना अजमेर को अरावली का अरमान भी कहते हैं। अरावली का अरमान। अजमेर जो शहर है वो अरावली की गोद में बसा शहर। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और उसके बीच में अजमेर बसा हुआ। तो कौन सा शहर अरावली की गोद में बसा हुआ है? तो क्या बताओगे? अजमेर। ठीक है जी। हाँ, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर की क्या? चलो अब आगे बात करें मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां, तो मध्य अरावली की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है गौरम जी। कौन सी है? गौरम जी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप ध्यान रखोगे 934। गौरम जी, आराम सुने सब आएगा, इंतजार तो करो। गौरम जी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गौरम जी। कहाँ है? अजमेर में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाराज जी। हाँ, महाराज जी, मोराई जी। और इसका दूसरा नाम है टोडगढ़। इसका दूसरा नाम क्या है? टोडगढ़। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ठीक है, मोराई जी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। तीसरे नंबर की है तारागढ़। अगली कौन सी है? तारागढ़। ये भी अजमेर में है। इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। 870 मीटर तारागढ़ चोटी है। और उसके बाद है नाग पहाड़। नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ठीक है, नाग पहाड़ की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी आकृति इसकी? सर्पिलाकार। एक बार पूछा गया था कौन सी पहाड़ियों की आकृति, ये यहाँ पूछा था। अजमेर की सेंदड़ा की पहाड़ियां, सेंदड़ा के निकट वाली जो पहाड़ियां हैं उसकी आकृति कैसी है? ऑप्शन में था भैंसाकार, सर्पिलाकार, वृक्षाकार, इस टाइप के थे। तो कौन से? सर्पिलाकार। इसकी आकृति नाग के समान, सांप के समान होने के कारण इसको क्या कहते हैं? हाँ, नाग पहाड़ कहते हैं। हाँ, इसकी आकृति सांप के समान होने के कारण इसको नाग पहाड़ कहते हैं। ठीक है सा। और ध्यान रखना एक चीज और कि मारवाड़ का जो मैदान है, मारवाड़ का मैदान को अरावली का जो पठार है, मेवाड़ का जो पठार है, ये मेवाड़ का पठार है। इसको अलग करने वाली जो पहाड़ी है, या इन दोनों को देख लेते हैं कि भाई इनके बीच जो पहाड़ियां हैं किस किस के? मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ का पठारी भाग। इसके बीच की जो पहाड़ियां हैं इसको कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। प्रश्न आ जाए मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। समझ में आया? ठीक है जी। अब तीसरे नंबर की बच्ची अपने कौन सी बच्ची है? उत्तरी अरावली। अगली है उत्तरी
अरावली। उत्तरी अरावली ये नाम मात्र की अरावली है, वैसे मतलब खंडित रूप से है। खंडित रूप समझ गए ना, जो दक्षिण से आ रही तो बराबर पूरी तरीके से आ रही है, ठीक है। लेकिन उत्तर में जाते जाते क्या होती है, यहाँ पहाड़ी आई, यहाँ वापस मैदान ही मैदान, वापस पहाड़ी आई, ये मैदान, फिर पहाड़ी आई, फिर समतल है। ऐसा मतलब श्रृंखला के रूप में पूरी कंटिन्यू नहीं है। इधर दक्षिण में देखे तो बराबर कंटिन्यू में है ना। उत्तरी अरावली में क्या होती है, कट्टी पट्टी है, एक चोटी आई, फिर बीच में वापस समतल है, फिर आगे एक पहाड़ी आई, फिर वापस समतल है। वो ठीक रहा कि ये दक्षिण में जो है ये कंटिन्यू है। बाकी आज मरुस्थल फैलता 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 पूरे राजस्थान को क्या बना देता, रेतीला रेतीला पूरा मरुस्थल बना देता। मरुस्थल को आगे बढ़ने, जो दक्षिण भाग में आगे बढ़ रहा मरुस्थल, उसको रोकने का काम कौन कर रही है, अरावली। मरुस्थल कहता मैं आगे बढ़ूंगा, अरावली कहता डब जा, यही रह, हाँ मारा छत्ते तुम आगे जा रही हो। लेकिन उत्तर में जो है अरावली कमजोर है, इसलिए मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हाँ चले, उत्तरी अरावली का विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है, तो एक तो सीकर जिला है, सीकर है, झुंझुनू, झुंझुनू में भी इसकी पहाड़ियां हैं, जयपुर में भी इसकी पहाड़ियां हैं, और अलवर में भी इसकी पहाड़ियां हैं, ठीक है। दौसा भी आ जाता है। कुल मिलाकर उत्तर में जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सभी उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। ओके जी। अब बात करें उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कौन से जिले में है, सीकर जिले में। ऊंचाई है 1055 मीटर। अब मैं पूछूं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, गौरम जी। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, सर्वोच्च चोटी देख करके गुरु शिखर पर टिक मत लगा के आ जाना, वहां आगे ये देखना कि हाँ पूरी अरावली की पूछ रहा है, दक्षिणी अरावली की पूछ रहा है, कि मध्य अरावली की पूछ रहा है, या उत्तरी अरावली की पूछ रहा है, ठीक है। उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। पूछते हैं रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। हाँ जी, क्रम बिल्कुल पूछते हैं जी, क्रम पूछते हैं, लिखूंगा आगे क्रम भी। चलो अब कुछ चोटियां हैं, उसकी ऊंचाई आपको ध्यान नहीं रखनी है, कौन सी चोटी किस जिले में है ये ध्यान रख लेना आप, है ना। तो दूसरे नंबर की चोटी लिख रहे हैं, पहली तो होगी रघुनाथगढ़, दूसरे नंबर की है खोह है। हाँ उत्तरी अरावली की चोटियां लिख रहे हैं, खोह है, खोह पड़ती है जयपुर में, खोह चोटी कहाँ है, जयपुर में। तीसरी है बैराज, बैराज ऊंचाई भी लिखनी, खो की है 920 मीटर, बैराज पड़ती है अलवर में, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। कोई बात नहीं, बाकी वाले को जिला ध्यान रख लेना। बैराज चोटी कहाँ है, अलवर में। फिर ध्यान रखना बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर में। देखो छोट का बरवाड़ा आ जाए तो सवाई माधोपुर में, और केवल बरवाड़ा आ जाए तो जयपुर में, ये ध्यान रखना। छोट का बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर में, और बरवाड़ा चोटी आ जाए तो, बरवाड़ा चोटी आ जाए तो जयपुर है। अगली चोटी ध्यान रखना बाबई,
कौन सा? बाबई चोटी। ये कहाँ पड़ती है? जयपुर में। 1786 से कई किसकी? अरे 1700 कड्डू चली जाए, 1055 तो सब ऊंची है। बाबई, बाबई कहाँ है? जयपुर में। एक ध्यान रखोगे, बिलाली, बिलाली ये है अलवर में। ये इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्रम में लिख रहे पड़े ना, ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्रम में लिख रहे हैं। सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, उसके बाद खो, उसके बाद में बेरा, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में बिलाली। फिर ध्यान रखना, मनोहरपुरा कौन सी है? मनोहरपुरा। कहाँ है ये? जयपुर में। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं। हाँ, फिर उसके बाद में बेराट, बेराट, बेराट चोटी। कहाँ है बेराट चोटी भी? जयपुर। बेराट चोटी कहाँ है? जयपुर। बेराट की पहाड़ियां, बेराट सभ्यता भी है जयपुर में। फिर उसके बाद में ध्यान रखोगे, सरिस्का, सरिस्का कहाँ है ये? अलवर में। ठीक है। लोहागढ़ पहाड़ी है, चोटी भी झुंझुनू में है। मालखेत पहाड़ियां हैं, लोहागढ़ है झुंझुनू में। आगे लिखेंगे अभी में। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, ये चोटियां लिख लिए अपन ने। अब कुछ हर, हाँ सब आएगा आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो रहे? छोड़ेंगे कि नहीं? आज पूछा हुआ है तो मैं लिखवा रहा हूं, सब लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख पहाड़ियां। प्रमुख पहाड़ियां ये भी साथ में लिख लेते हैं। प्रमुख पहाड़ियां सबकी सबकी, पूरे राजस्थान की पहाड़ी। आपसे पूछेंगे भी बेराट की पहाड़ियां कहाँ है, लोहागढ़ पहाड़ियां कौन से जिले में, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कौन से जिले में, है ना? तो एक साथ ही अपन पहाड़ियां पहाड़ियां लिख लेते हैं। हाँ सा, एनी प्रॉब्लम? तो फिर सुनो ध्यान से। हाँ भाई, तो पानी वानी ये समस्या ये अभी नहीं कि जो भी आपको लाना होता है पहले ला करके रखना होता है। और दूसरी चीज आपको पता है कि आपको ये अच्छा लगता है भाई, पहले समझा करके हमें बाद में नोट करवा दो तो ठीक है। और यदि आपको लगता है नहीं सर आप तो साथ साथ में बोलते जो हम तो लिखते जाएंगे, तो वो कर देंगे। नहीं है तो फिर आपको जो अनुशासन में बैठना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा जो चीज समझा रहा हूँ। ये आपके लिए कर रहा हूं मैं। भाई मेरे को यदि डिसिप्लिन आप में नहीं दिखेगा तो तुरंत मैं क्या करूंगा, बस लिखवाना शुरू कर दूंगा। लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ, बस लिखते जाना, कॉपी भरते जाना, कॉपी भरते जाना, उसको वापस कभी मत देखना। यही होता है। तो डिसिप्लिन में रहो। आपको पता है कि टीचर का जो ध्यान रहता है पूरा आपके ऊपर रहता है। कोई बच्चा इधर उधर देख रहा है तो टीचर का 1 मिनट के लिए ध्यान भंग होता है, क्या प्रॉब्लम हुई कि बच्चा डिसिप्लिन बिगाड़ रहा है। तो आपका 1 मिनट का इधर उधर झांकना करना क्या हो जाता है, इधर पूरा डिसमिस हो जाता है। तो आराम से ध्यान से सुनो। ओके, मैं नहीं, सभी टीचरों के साथ में आपको यही करना रहता है। सब टीचर यही चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल दूं, समझाने का, अच्छा समझाने का प्रयास करूं। लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि अब डिसिप्लिन बिगड़ने में है, डिसिप्लिन बिगड़ने में है क्लास का, तो तुरंत उसको वापस डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो चीज उनके दिमाग में आ रहा है उसको छोड़ तुरंत वापस लिखवाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। हाँ भाई, समझ में नहीं आया क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछोगे वो बताने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इधर उधर से सर मेरे को पानी पीना, ये करना, ये बड़े बच्चे हो गए यार। प्रमुख पहाड़, सारी पहाड़ियों को अब अपन एक साथ लिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर जिले की। सबसे पहले पहाड़ियां किसकी, उदयपुर जिले की, एक साथ लिख देते हैं। उदयपुर की पहाड़ियां
देखो उदयपुर की पहाड़ियों में ध्यान रखना, पहले पहाड़ी दे रखी होगी, फिर उसके आगे मगरा मगरी लिख रखा होगा, मगरा या मगरी। समझ जाना कि कहाँ की पहाड़ियां हैं, उदयपुर की। जिसके आगे पहाड़ी और आगे क्या लिखा हुआ जाए, मगरा मगरी, तो वो कहाँ है पहाड़ियां, उदयपुर में। जैसे मैं बात करूं मोती मगरी, मोती मगरी कहाँ है जी, उदयपुर में। जैसे बात करो माचला मगरी कहाँ है, उदयपुर में। जैसे बात करूं हिरण मगरी, हिरण मगरी भी कहाँ है, उदयपुर। ये सारी पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर। उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसको मगरा ही कहते हैं। आज लड़ियां कटी के ले जा रही है, आज मगरा में ले जा रही हैं। तो जो पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं, ठीक है। बट जब बट आ जाए तो थोड़ा ध्यान से सुनना उसको। अपवाद है, हिंदी में पढ़ा होगा संधियों में। अपवाद किसे कहते हैं, जो नियम चल रहा है नियम को तोड़ देता है, उसको अपवाद कहते हैं। ध्यान रखना, रेल मगरा, रेल मगरा राजसमंद में। सीसा दस्ता की खान है यहाँ पे। रेल मगरा कहाँ है, राजसमंद में। बेल मगरा, बेल मगरा सिरोही में। बेल मगरा कहाँ है, सिरोही। तो उदयपुर में कौन कौन सी देखी है, पढ़ ले। मोती मगरी, माचला मगरी और हिरण मगरी। लेकिन रेल मगरा आ जाए तो और बेल मगरा आ जाए तो सिरोही बताना है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे, जरगा पहाड़ी, जरगा चोटी भी देखी थी, जरगा चोटी भी थी। ऐसे ध्यान रखोगे, जरगा पहाड़ी ये भी कहाँ है, उदयपुर में। रागा पहाड़ी ये भी कहाँ है, उदयपुर में। और ध्यान रखना, ये जो जरगा और रागा पहाड़ी है ना, इनके बीच का क्षेत्र सदैव हरा भरा रहता है। इधर तो है क्या है, ये जरगा पहाड़ी उदयपुर में है, और इधर आगे आ गई उदयपुर की रागा पहाड़ी। ये कौन सी है, रागा पहाड़ी। ये क्षेत्र है ना, सदैव हरा भरा रहता, हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए इस भाग को क्या कहते हैं, देश हरो। प्रश्न आ जाएगा, देश हरो किन दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है, क्या बताओगे, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र देश हरो कहलाता है। हाँ, जो सदैव हरा भरा रहता है, देश हरो याद रह जाएगा। फिर उसके बाद बात करें, एक है गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में हुआ, उदयपुर जिले में है जी। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में। और बेड़च नदी, आयड़ नदी का उद्गम भी कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी नदी बोली थी, तो मैं अलग अलग थोड़ी बोला, चलो कोई बात नहीं। आयड़ बोलो और बाद में इसी कोई बेड़च। आयड़ नदी या बेड़च नदी बोलो, इसका उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी। इसके बाद नदियां पढ़ेंगे अपन, तो मैं जैसे नदी बोले और आपसे पूछूंगा उद्गम कौन सी पहाड़ी से, तुरंत आपको बताना। फिर उस समय मत कहे मैं तो भूल गया, नहीं सा घर पे जाके पढ़ो। अगली है बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। अभी कौन सी देखी, गोगुंदा। आगे कौन सी है, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां।
बीछा मेला की पहाड़ी अभी कहाँ है जी? उदयपुर में। ये भी कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। और ध्यान रखना, इस बीछा मेला की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी वही सोम नदी जो डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम, जो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, सोम माई और चाकम नदी, हाँ, त्रिवेणी संगम में मिलती है। नवाटापुरा गांव में त्रिवेणी धाम है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर चलाई जा रही है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है राजसमंद जिले की पहाड़ियां। आगे कौन सी है? राजसमंद जिले की पहाड़ियां। राजसमंद जिले की पहाड़ियों में बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ी, याद रखना, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। वर्णासा वन की आशा वशिष्ठी किसे कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। किसकी सहायक नदी? हाँ जी। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में। अच्छा, एक खमनोर का युद्ध भी है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। किसने कहा था? अबुल फजल ने। तो बदायूनी ने कौन सा कहा? हाँ, मैं गलत थोड़ी बोला, मैं थोड़ी कहा गलत। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर। कर्नल जम्स्टोन ने क्या चीज? मैं सोचा कि भाई देखे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है या नहीं बोलता। यस, खमनोर की पहाड़ियां हो गई। अगली पहाड़ी है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर का युद्ध भी पढ़ा था पहले। कब हुआ था दिवेर का युद्ध? 82, अक्टूबर 1582 में शेरिमा सुल्तान का गौरी और महाराणा प्रताप के मध्य। अच्छा, दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी। कोठारी नदी जब अपने पिलवाड़ा से होकर निकले, मांडल के पास से होकर, जब भी उधर पिलवाड़ा जाओ, कोठारी नदी का दर्शन होए, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, दिस रिवर इज ए उद्गम फॉर दिवेर की। मजा राजू गए थे कि उधर दिवेर की पहाड़ी की तरफ? सही बात। चले, नेक्स्ट है विजराल की पहाड़ियां। इजराइल नहीं, विजराल। विजराल की पहाड़ियां। इस विजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है जी? ये अपनी वाली खारी। हाँ, राजसमंद भी है। तो राजसमंद में अपने कौन कौन सी पहाड़ियां देखी? खमनोर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां और विजराल की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कहाँ हैं? राजसमंद जिले में। अजमेर में लिख लेते हैं। चलो, अजमेर। अजमेर में एक तो नाग पहाड़, ध्यान रखना, नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियां। यहां से कौन सी नदी निकलती? लूणी नदी का उद्गम होता है। एक टोटगढ़ और एक तारागढ़। ये भी कहाँ है? अजमेर में। चले आगे, फिर बात करते हैं जयपुर की। जयपुर की पहाड़ियां। जयपुर की पहाड़ियां देखो, जयपुर की पहाड़ियों में ध्यान रखना, इधर पहाड़ी दे रखी, उसका नाम दे रखा होगा और उसके आगे डूंगर डूंगरी लिखा हुआ हो, डूंगर या
डूंगरी। समझ जाना कि वो कहाँ की पहाड़ियां हैं, वो जयपुर की पहाड़ियां हैं। जैसे बात करूं मोती डूंगरी, मोती डूंगरी। जैसे बात करूं जालाना डूंगरी, जालाना डूंगरी। जैसे बात करूं मैं बैराट की पहाड़ियां है, यहाँ पर है बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां। और इस बैराट की पहाड़ियों में डूंगरियां हैं। एक तो महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। यहीं पर है गणेश डूंगरी, यहीं पर है गणेश डूंगरी। यहीं पर है भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। यहीं पर है बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा गया था। हाँ ठीक है, हाँ जी। अरे बैराट की पहाड़ियों में बीजक की डूंगरी, बैराट जो सभ्यता है, अशोक का शिलालेख बैराट सभ्यता में बीजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने खोजा था। हाँ, तो जयपुर में देखा था मोती डूंगरी है और जालाना डूंगरी है। बैराट की पहाड़ियों में महादेव की डूंगरी है, गणेश की डूंगरी है, भीम की डूंगरी और बीजक की डूंगरी है। ठीक है, और इस बैराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, है ना। नदियों में देखेंगे बाण गंगा नदी कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। बट ध्यान रखना, आपके एक डूंगरी आ जाए, कौन सी? काला बुरा डूंगर। कौन सा? काला बुरा डूंगर आ जाए तो ये काला बुरा डूंगर है, ये कहाँ है? पाली में। ये कहाँ है? पाली में। ठीक है, हाँ, दो तीन पहाड़ियों का और चोटियां लिख लेते हैं। जैसे आप याद रख लेना, बाबई पहाड़ी, बाबई पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। बाबई पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। जबकि बाबई पहाड़ी आ जाए, बाबई पहाड़ी कहाँ है? तो झुंझुनू में। ये कहाँ है? झुंझुनू। हाँ, बरवाड़ा आ जाए, बरवाड़ा हिल्स कहाँ है? बरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर। चौथ का बरवाड़ा आ जाए, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर, जहां से शीशा दस्ता निकलता, सवाई माधोपुर। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं जालोर की पहाड़ियां। आगे कौन सी पहाड़ियां जी? जालोर की पहाड़ियां। जालोर, जालोर की पहाड़ियों में ध्यान रखना, इधर पहाड़ी और आगे क्या लिखा हुआ आ जाए? बाकर। क्या लिखा हुआ आ जाए? बाकर। जैसे इसराना बाकर, इसराना बाकर। जैसे रोजा बाकर, जैसे जारोला बाकर। ये सारी पहाड़ियां कहाँ हैं? जालोर में। और ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? जालोर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के यहीं पर राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य। जसवंतपुरा की पहाड़ियों के मध्य ही है। इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों के सुंदा पर्वत पर, सुंदा पर्वत पर 2006 में राज्य का पहला रोपवे,
राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगाया गया है? सुंदा माता के मंदिर में, है ना, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। और इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। कौन सी है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ये देखी थी अपन ने जालोर की, रोजा बाकर, इसराना बाकर और जारोला बाकर। और सुंदा पर्वत है। और एक ध्यान रखना, बाकर क्षेत्र है, बाकर या बाकर, बाकर या बाकर किसे कहते हैं? बाकर क्षेत्र है। सिरोही में तीव्र ढाल की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, सिरोही में तीव्र ढाल की जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, इसको क्या कहते हैं? बाकर। और इस बाकर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बताएंगे गरासी। इसमें गरासिया जनजाति निवास करती है उबड़ खाबड़ क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाड़मेर की पहाड़ियां। कौन से जिले की? बाड़मेर। बाड़मेर की पहाड़ी। बाड़मेर की पहाड़ियों में ध्यान रखोगे 56 की पहाड़ियां। प्रश्न आ जाए कि 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कौन से जिले में है? बाड़मेर। गोलाकार आकृति में, ये गोलाकार आकृति में सिवाना में है ना, सिवाना बाड़मेर में। एक नाकोड़ा पर्वत ध्यान रखोगे, नाकोड़ा पर्वत। 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, ये 56 की पहाड़ियां। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ है? बाड़मेर। इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, मेवा नगर। मेवा नगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा पर्वत को। एक ध्यान रखना, पीपलूद पहाड़ी है, पीपलूद पहाड़ी है। पीपलूद पहाड़ी कहाँ है? क्या बताओगे? बाड़मेर। पीपलूद पहाड़ी, इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। हाँ, पूछा हुआ प्रश्न है। मारवाड़ का लघु, यहाँ पे नाकोड़ा पर होता, हल्देश्वर महादेव मंदिर। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद की पहाड़ियों। पीपलूद बाड़मेर, इसकी पहाड़ियों को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जालोर और बाड़मेर की जो पहाड़ियां है ना, जालोर और बाड़मेर की जो पहाड़ियां, ये पहाड़ियां आपकी ग्रेनाइट, किस किस की बनी हुई है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और इसके साथ में रोयालाइट, रोयालाइट की ये चट्टान है। हाँ, रोयालाइट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से निकलता है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। ये ग्रेनाइट और रोयालाइट चट्टाने हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा ग्रेनाइट इधर से ही निकाला जाता है। ओके, कुछ पहाड़ियां और है जो लिखे, पहाड़ियां को एक साथ ही लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं सीकर की प्रमुख पहाड़ियां। किसकी? सीकर जिले की पहाड़ियों की बात करें। नहीं सर, थैंक यू, नहीं, धन्यवाद। हाँ, आगे बात कर रहे हैं सीकर की प्रमुख पहाड़ियां। सीकर जिले की प्रमुख पहाड़ियां। सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियां? तो सीकर में ध्यान रखेंगे, एक तो मालखेत की पहाड़ियां। सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मालखेत की पहाड़ियां। मालखेत की पहाड़ियों का विस्तार कौन से जिले में है? सीकर जिले में। एक ध्यान रखेंगे,
कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी? खंडेला की पहाड़ियां। इस खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? कांतली नदी। कोई बता सकता है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से? तोरावाटी कहते हैं। क्या? अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है। नदियां पढ़ेंगे तब बताऊंगा भाई। बात यह है, हाँ वो पूछ रहा तो बोल, अब क्या पूछ रहा? एक चीज आ गया है तो उसके बारे में या तो नदियों की पूरी बता दूं मैं पूरा कि ये नदी है जो चल रहा है, कि बता दिया खंडेला की पहाड़ियां भाई कांतली नदी। आगे नदियां पढ़ोगे तब बताऊंगा। न तो ये अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, न पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सुनो, जब टॉपिक चलेगा तो बताऊंगा उसमें भाई। अंत्य प्रवाह की नदी सबसे लंबी नदी घग्गर नदी को कहते हैं। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है ये कांतली है। तो ये सारी चीजें नदियां पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी नदियों का टॉपिक थोड़ी चल रहा है। हाँ, आगे किसकी बात कर रहे थे अपन? सीकर, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है और इस क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं, जो भी अपन नदियों में देखेंगे। फिर उसके बाद है हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां आपको पता हो तो देवियां पढ़ रही थी। जीण माता का मंदिर बताया ना, जीण माता का मंदिर के पास में हर्ष भैरवनाथ का मंदिर हर्ष पर्वत पर। तो हर्ष की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ियां भी कहाँ है? सीकर। लेकिन हर्षनाथ पहाड़ियां आ जाए, हर्षनाथ पहाड़ियां आ जाए तो आप कौन सा बताओगे? अलवर। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। ठीक है जी। इसी के साथ झुंझुनू, झुंझुनू में देख लेना लोहागर्ल की पहाड़ियां। लोहागर्ल कहाँ है? ये झुंझुनू। लोहागर्ल की पहाड़ियां कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। अलवर की देख लेते हैं। अलवर जयपुर की लिख ली थी या? जयपुर की लिख ली? हाँ, डूंगर डूंगरिया। ठीक है, आगे किसकी बात कर रहे हैं? अलवर की। अलवर की पहाड़ियों में देखें तो उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। वरा नदी, लसवाड़ी नदी कहते हैं, नदियों में देखेंगे रूपा रेल नदी। उदयनाथ की पहाड़ियां। नेक्स्ट बात करें बानगढ़ की पहाड़ियां। अगली कौन सी है? बानगढ़ की पहाड़ियां। कहाँ है बानगढ़ की पहाड़ियां? अलवर में है। बानगढ़ दुर्ग भी है। नेक्स्ट बैराज, बैराज की पहाड़ियां। बैराज पर्वत लिख लेते हैं, बैराज पर्वत कहाँ है? अलवर। और एक है खोदरीबा। खोदरीबा ये भी कहाँ है? अलवर में। और ध्यान रखना खोदरीबा जो है तांबा, क्या निकलता है यहाँ से? तांबा निकलता है। तांबे की सबसे बड़ी खान खेतड़ी में, उसके बाद आपके खोदरीबा अलवर। चुरू में तो नहीं है, चुरू नहीं है। हाँ, आगे देखिए। नेक्स्ट कुछ छोटी मोटी और पहाड़ियां रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। एक ध्यान रखना बीजासन पहाड़ी। बीजासन पहाड़ी, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में।
लेकिन बीजासन माता आ जाए, बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता। कहाँ है बीजासन माता? इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता का मंदिर है। ठीक है जी। एक आडा वाला पर्वत भी है यहाँ बूंदी में, आडा वाला पर्वत। आडा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में। आडा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में। पर्वत का नाम है आडा वाला पर्वत। हाँ, आडा होगा उदयपुर बूंदी में, इसलिए नाम पड़ गया उसका आडा वाला पर्वत। हाँ, आगे देखें, एक ध्यान रखना, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ है जी? चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ। एक आ जाए आपके त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर ही बना हुआ है। एक त्रिकुट पर्वत का भी ध्यान रखना साहब, त्रिकुट पर्वत करौली में है जी। कौन सा? चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट कहते थे प्राचीन समय में। हाँ, नहीं, मैसा के पठार पर, मैसा केला देवी का मंदिर है, काली। हाँ, त्रिकुट पर्वत कहाँ है जी? करौली में। त्रिकुट पहाड़ी आ जाए तो जैसलमेर बताएंगे। कुछ पहाड़ियां और रह गई है, उसको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। हाँ, गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ी कहाँ है? गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर के भी जो 56 की पहाड़ियां देखी थी। हाँ, उसमें गोलाकार पहाड़ियां में बोला था, आपका ध्यान नहीं गया था। तो उसी 56 की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गोलाकार पहाड़ियां। ठीक है जी। नाग हिल्स, नाग के सांप की आकृति में जो पहाड़ियां उसको क्या कहते हैं? नाग हिल्स या नाग पहाड़। हिल्स का पहाड़ पहाड़ी हो, ये कहाँ है? तो अजमेर में। एक मुकुंदरा हिल्स का ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा अभ्यारण्य भी है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स तो बताओगे कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ की पहाड़ियों के मध्य ये मुकुंदरा हिल्स है। इसकी आकृति अर्ध चंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार। कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़। एक गिरवा की पहाड़ियां हैं, गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर। इसकी आकृति है तस्त्री नुमा, तस्त्री जो तस्त्री रहती ना, तस्तरी नुमा। तस्त्री नुमा में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप क्या बताओगे? गिरवा की पहाड़ियां। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। और ध्यान, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां कहाँ है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ बारा।
वो तो चित्तौड़गढ़ तो घोड़े के नाल की आकृति है, चित्तौड़ जिले के मानचित्र की आकृति है। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां वो है रामगढ़े 12। तो अब इनको नोट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ सा, हाँ सा।